हेलो गाइस, मैं नरेश सर एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। क्लास 10th का इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का नेक्स्ट पार्ट लेकर के, इससे पहले का हम आपको पहले पढ़ा चुके थे। आज हम लेंगे राष्ट्र की दृश्य कल्पना। दृश्य कल्पना का अर्थ है कि किसी भी राष्ट्र को हम किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, किस तरह से उसको दिखा सकते हैं। दिखाने की बात आ रही है, हम उसको टच कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, कैसे समझें कि यह एक राष्ट्र है। राष्ट्र एक अमूर्त कल्पना है, यानी कि एक अमूर्त है, राष्ट्र एक भावना है। लेकिन राष्ट्र को हमें दिखाने की बात करनी है, तो जो दिखाया कैसे है, जैसे हम बुक्स पढ़ते हैं तो बुक को हम देखते हैं, बुक के अंदर क्या लिखा है उसे हम देखते हैं, लेकिन हमें कहते हैं कि हमें गर्मी लग रही है, तो गर्मी को हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा एक राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र है, तो भारत को हम देख नहीं सकते। भारत की मूर्ति देख सकते हैं, भारत की तस्वीर देख सकते हैं, एक मानचित्र देख सकते हैं, स्थान देख सकते हैं, उसके लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि किसी भी एक राष्ट्र को किस तरह से व्यक्त करेंगे। राष्ट्र का कोई शासक है तो उस शासक को तो चित्र या व्यक्ति के रूप में तो अभिव्यक्त करना आसान हो जाता है, लेकिन राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है। तो राष्ट्र को चेहरा देने का जो कार्य था, ये हमारे कलाकारों ने किया था। हम कह सकते हैं कि 18वीं या 19वीं सदी के जो कलाकार थे, उन्होंने राष्ट्र को मानवीकरण कर दिया था, राष्ट्र को मानव का रूप दे दिया था, यानी कि एक प्रतिमा बना दी थी। जैसे आपने फ्रांस में देखा था ना, जो लास्ट क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा था, जिसमें फ्रांस में था मारियाना और जर्मनी में था जर्मेनिया। तो यानी कि उन्होंने एक मूर्ति बनाई थी, एक चित्रों का अंकन किया था, एक कलाकृति पेश की थी, जिसमें एक राष्ट्र को एक रूप दिया गया था। हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक राष्ट्र को इस प्रकार से चित्रित किया था जैसे राष्ट्र को व्यक्ति हो, और उस समय राष्ट्र को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र किस भेष में वे प्रस्तुत करते थे? नारी भेष में। जैसे भारत को हम कहते हैं भारत माता। तो राष्ट्र को एक व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी का रूप दिया गया था, वो असल जीवन में तो कोई महिला थी नहीं, वो केवल एक राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का एक प्रयास था, यानी कि नारी की छवि को राष्ट्र का रूपक बन गई थी। जैसे आपको याद है, जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को प्रस्तुत करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया था। आजकल हम मूवी देखते हैं, हम कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पर भी न्याय की देवी का हमें अवलोकन होता है, और न्याय की देवी की आंखों पर काली पट्टी बांधी होती है। तो उसका मतलब होता है कि कानून सबके समक्ष बराबर है, कानून के सामने सब समान है। तो इसी प्रकार से नारी रूपक के जो आदर्श थे, इन्हें विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया गया था। जैसे कि स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी हुई जंजीर होती है, और इन सब को भी आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों की पट्टी बनी हुई होती है, उसकी अपनी तराजू होती है। तराजू का मतलब है कि जो निर्णय लेगी वो सबके लिए समान होगा। इस प्रकार नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया था, और फ्रांस में उसे लोकप्रिय नाम मारियान दिया गया, जो राष्ट्र के विचार को रेखांकित करते थे। उसके कुछ चिन्ह भी थे स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, जैसे लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। और मारियाना की जो प्रतिमाएं थी, वो प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई थी, जिससे जनता उसको देखे, याद करें और उसके साथ अपनी जो संबंध है उनको स्थापित कर सकें। मारियाना की जो छवि थी वो सिक्कों पर भी छापी गई, डाक टिकटों पर भी अंकित की गई, और इस प्रकार से जो जर्मेनिया थी वो जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई थी। और कुछ अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया को बलूत वृक्षों के मुकुट पहनती है। बताया गया है कि जर्मेनिया क्या पहनती थी? बलूत के वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी, क्योंकि जर्मन में बलूत वीरता का प्रतीक होता है। जर्मन बलूत क्या होता है? वीरता का प्रतीक होता है। यहाँ पर कुछ शब्द आया था रूपक। रूपक क्या होता है? किसी भी अमूर्त विचार को किसी व्यक्ति के जरिए, किसी चीज़ के जरिए जो अंकित किया जाता है उसे हम रूपक कहते हैं। चलिए आगे देखिए, कुछ प्रतीक बताए थे आपको। प्रतीकों के अर्थ अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे टूटी हुई बेड़ियाँ। टूटी हुई बेड़ियों का अर्थ होता है आज़ादी मिलना। बाज छाप कवच। बाज छाप कवच का मतलब होता है जर्मन साम्राज्य की एक प्रतीक शक्ति। बलूत पत्तों का मुकुट, इसे बहादुरी का प्रतीक माना जाता है। तलवार, मुकाबले की तैयारी होती है। तलवार पर लिपटी हुई जैतून की डाली, यानी कि जैतून डाली कहते हैं कि तलवार को शांत कर दो, अर्थात शांति की इच्छा होती है। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का जो झंडा था, जिसे जर्मन राज्यों के लिए ड्यूक मैटरनिख ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया था। ड्यूक ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया था, वह झंडा था क्रांतिकारियों का झंडा था। और उगते सूर्य की किरणों का अर्थ होता है नए नए युग का सूत्रपात, एक नए युग का सूत्रपात। यहीं पर एक दिया हुआ नहीं है, एक था त्रिकोण में, एक ट्रायंगल के अंदर यानी कि त्रिभुज में एक आँख थी जो प्रकाश को बिखेरती थी, तो उसका स्थान था प्रकाश को बखेरना। ये जर्मेनिया है,
जिसका चित्र बनाया था जूलियस हॉबनर ने, इसका जर्मन मतलब कि जर्मनी हार गई। यह प्रतीक उस समय की गतिविधि का यह दिया गया है जब फ्रैंकफर्ट संस्कृत के दौरान विलियम चतुर्थ ने, इसका हम वर्णन करेंगे बाद में, आपको बताऊंगा इसका वर्णन क्या है। तो फ्रैंकफर्ट संस्कृत के दौरान जब जर्मन जो संसद वो लेकर आए थे, जो अधिवेशन वो लेकर आए थे, वह उनका फेल हो गया था 1848 के अंदर। उसी समय जर्मनी हार गई थी, तो ये उसका प्रतीक दिया गया है। ये जर्मेनिया रूट रूप में है, तो राइन नदी पर पहरा देती जर्मेनिया है। चित्र का काम सौंपा गया था, तलवार पर खुदा हुआ है, जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे लिखा है आपका राष्ट्रवाद एंड साम्राज्यवाद, तो इसमें पढ़ते हैं। 19वीं सदी के अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का यह आदर्शवादी जनतांत्रिक स्वभाव रहा था, नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। यानी कि 19वीं सदी के जो लास्ट चौथाई भाग आया था, जो हम 1875 की बात कर रहे हैं, उस सदी में राष्ट्रवाद का आदर्शवाद उदारवाद जनतांत्रिक स्वभाव वो नहीं रहा जो स्वभाव में था। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्य वाला संकीर्ण सिद्धांत। पहले राष्ट्रवाद क्या था? उदारवाद था, सभी के लिए स्वतंत्रता देने वाला था, लेकिन अब संकीर्ण हो गया। इस बीच में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए। अब एक दूसरे के प्रति जो राष्ट्रवादी समूह थे वो उदार, पहले उदार थे, अब अनुदार हो गए और हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते थे, कोई न कोई मुद्दा चाहिए था लड़ने के लिए। और साथ ही जो सभी यूरोपीय शक्तियाँ थीं, उन्होंने भी सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों को राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया था। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। ये बाल्कन क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्षेत्र की भौगोलिक और जातीय भिन्नता भी थी। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो शामिल थे। इस क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। इन क्षेत्र में जो लोग रहते थे उन्हें स्लाव कहते थे। यानी कि स्लाव कहाँ के निवासी थे? बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को स्लाव कहा जाता था। और बाल्कन क्षेत्र का जो बहुत बड़ा हिस्सा था वो ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में भी था। बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन से काफ़ी स्थिति विस्फोटक हो गई थी। यानी कि बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद आ गया था, जो यहाँ के अलग अलग नागरिक थे, जो स्लाव राष्ट्र वो आज़ाद होना चाहते थे, और अलग अलग जो राष्ट्रवाद थे, जो राष्ट्र क्षेत्र बने थे, उनके नजरें भी बाल्कन क्षेत्र पर टिकी हुई थी। 19वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य का आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनाना चाहता था, किंतु इसमें बहुत कम सफलता मिली थी। लेकिन ओटोमन साम्राज्य को बहुत ही कम सफलता मिल पाई थी। एक के बाद एक उसके अधीन जो यूरोपीय राष्ट्रीयताएँ थी वो स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी, यानी कि वो सब स्वतंत्र होने लगी। बाल्कन लोगों के लिए आज़ादी और राजनीतिक अधिकारों को अपने दावे को राष्ट्रीयता का आधार दिया था। जो बाल्कन के लोग थे उन्होंने अपनी आज़ादी को राष्ट्रीयता का दावा दे दिया कि हम तो राष्ट्रीयता हैं, हमें एक राष्ट्र चाहिए। इतिहास का इस्तेमाल उस सब के लिए किया गया था कि जब कभी वो स्वतंत्र थे या उसके पीछे विदेशी शक्तियों उन्होंने अधीन कर दिया। वो कहते थे कि तो इतिहास की बात है, हम पहले स्वतंत्र थे, आज भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। हम कह सकते बाल्कन क्षेत्र में विद्रोही जो राष्ट्रीय समूह थे अपने संघर्ष में लंबे समय से खोई आज़ादी को वापस पाने के प्रयास के रूप में देखने लगे। वो कहने लगे कि अब तो हमें संघर्ष करेंगे, हमें आज़ाद होना है। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव कौन थे? यहाँ के नागरिक। राष्ट्रीय समूह ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, तो बाल्कन क्षेत्र इन्हीं गहरी टकराव का क्षेत्र बन गया और बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी भारी ईर्ष्या करने लगे। हर राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने को उम्मीद रखता था। परिस्थितियाँ और अधिक जटिल तब हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। जो बड़ी शक्तियाँ थी यूरोप की, ये सब शक्तियाँ राष्ट्र राज्यों के बीच में हस्तक्षेप करने लगी, उनके बीच प्रतिस्पर्धा करने लगी। और इसी समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार, उपनिवेशों के साथ नौसैनिक सैन्य ताकत बढ़ाने की भी गहरी प्रतिस्पर्धा थी। और जिस तरह से बाल्कन समस्या आगे बढ़ी उसमें प्रतिस्पर्धाएं खुलकर सामने आ गई। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत पर बाल्कन अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। यानी कि रूस, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी की जो थी ये पूरी ताकत लगाए थे बाल्कन क्षेत्र में अपने वो करने के लिए। इसीलिए इस इलाके में बहुत सारे युद्ध हुए और यही युद्ध आगे चलकर के प्रथम विश्व युद्ध का कारण बने। प्रथम विश्व युद्ध का कारण बने थे। ये आपके कुछ मानचित्र हैं ब्रिटिश साम्राज्य का यशगान करता हुआ एक मानचित्र। यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा कोई शासन नहीं था किसी समय, हर तरफ ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश शासन था। यहाँ पे सबसे ऊपर फरिश्ते स्वतंत्रता का बैनर दिखाई देते हैं। अग्रभाग में ब्रिटिश राज प्रतीक ब्रिटानिया विजय भाव के साथ भूमंडल के ऊपर बैठा हुआ है। उपनिवेशों को शेर, हाथी, वन, आदिम समुदाय की छवियों के जरिए दर्शाया गया है। दुनिया पर प्रभुत्व ब्रिटिश राष्ट्रीय गौरव का विषय बताया है कि पूरी दुनिया में एक समय ऐसा था जहाँ पर पूरे वर्ल्ड पर ये आपका बैठे हुई है
ये देखिए, ये पूरे वर्ल्ड के ऊपर ब्रिटिश साम्राज्य बैठा हुआ है, बाकी सब इसके उपनिवेश हैं। साम्राज्यवाद से जुड़कर 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। जब प्रथम विश्व युद्ध हो गया तो साम्राज्यवाद राष्ट्रवाद किस में कन्वर्ट हो गया? राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद में कन्वर्ट हो गया। और इसी बीच उसके अनेक देशों ने 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों का उपनिवेशीकरण किया था। साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। अब जो थे कुछ देश जो उपनिवेश थे वो साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे, जो हद तक एक साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए, अर्थ में राष्ट्रवादी थे। वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे सभी सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे, जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में उभरी। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए, इसलिए हर जगह लोगों ने अपनी तरह विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया। और मगर यह विचार समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए स्वाभाविक और सार्वभौमिक मान लिया गया। यहाँ आपका चैप्टर समाप्त होता है। जिस छात्र का कोई भी प्रश्न हो वह कमेंट में ज़रूर लिखें और अपनी राय ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।